वंदे मातरम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है, आप खूब पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। आज हम चैप्टर 9 देखेंगे। मृदा चैप्टर का नाम है मृदा। मृदा यानी मिट्टी। तो मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। ये पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में मदद करता है। यानी जो मिट्टी है वो एक प्राकृतिक संसाधन है। ये किसी ऐसे कोई भी व्यक्ति इसे बना सकता नहीं है। ये नेचर के द्वारा बना हुआ, भगवान ने इसे बनाया है, प्रकृति से मिलता है हमें। और ये जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों को दृढ़ता से यानी कट एकदम मजबूती से उनको जकड़ कर रखता है। और साथ ही साथ इसकी जड़ों की सहायता से ये जल और पोषक तत्वों को पौधे के हर एक भागों में पहुंचाता है और इससे इनका विकास होता है। ये अनेक जीवों का आवास भी है। यानी जो मृदा है इसमें बहुत सारे जीव भी पाए जाते हैं। कृषि के लिए मृदा बहुत ही अनिवार्य है। कृषि हम सभी का भोजन, कपड़ा, आश्रय प्रदान करती है। यानी जो कृषि होती है यानी खेती बाड़ी जो होती है उसे हम सभी भोजन, कपड़ा और अपना आश्रय लेते हैं। यानी हमारे जीवन में कृषि का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। यानी हम कह सकते हैं कि जो मृदा है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। इससे हम अछूते नहीं हैं। अगर ये ना हो तो हमारा जीवन भी अधूरा है, अर्थात हमारा जीवन संभव ही नहीं है। पहली वर्षा के बाद मृदा की जो सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। यानी अगर पहली जो बरसात होती है उससे जो मिट्टी की महक आती है बहुत ही सुगंधित होती है। तो बच्चों 9.1 मृदा जीवन से भरपूर है पढ़ेंगे। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझों ने मृदा से में एक केचुए को बाहर आते हुए देखा। तो पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं। तो उसने कहा आइए पता लगाते हैं। तो विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने उन्होंने एकत्र किए। ठीक है, जैसे बगीचे से, सड़क के किनारे, ऐसे स्थान जहाँ मृदा का निर्माण कार्य होता है। तो इसके लिए इसके लिए जो मृदा है, ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हैंडलेस आवर्धक लेंस का उपयोग किया जा सकता है और प्रत्येक नमूने को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। यानी आप यहाँ देखेंगे कि जो बगीचे की मृदा है उसमें से हमें पादप में घास, फूल, पौधे, है ना, और जंतु जैसे चींटी, कीड़ी, चीटा, माटा, और सड़क के किनारे की मृदा में आप देखिए, खोद कर देखिए कि आपको क्या क्या मिलता है। जैसे हम खेत में देखेंगे तो खेत की जो मृदा है उसमें हमें जो भी, जैसे मान लीजिए गेहूं का है तो गेहूं का पौधा दिख जाएगा, घास फूस दिख जाएगी, ठीक है, और जंतुओं में हमें केचुआ मिल जाएगा, चींटी मिल जाएगी, और कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर आप खोदिए उसमें से हमें अनेक प्रकार के जीव जंतु देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पहली कहती कि मैं जानती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे एकत्र किए गए नमूनों में से मुझे प्लास्टिक की वस्तुएं और पॉलीथीन की थैलियों में कुछ टुकड़े क्यों मिले थे। यानी आप देखेंगे कि जो सड़क के किनारे की चीज़ें हैं वहाँ पर हमें पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक, है ना, ये जो चीज़ें हैं, प्लास्टिक मृदा को बहुत ही प्रदूषित करती है, क्योंकि जो पॉलीथीन है वो सड़ती ही नहीं है ना, तो ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी नुकसान करती है। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन, पीड़कनाशी मृदा को भी प्रदूषित करते हैं। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने खेतों में पीड़कनाशी का भी उपयोग करते हैं। इसके लिए कीट पतंगों को तो मार देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हमारी मृदा को भी नुकसान करती है। तो हमें इनका कहीं ना कहीं कम उपयोग करना चाहिए। मृदा परिच्छेदिका प्रोफाइल, यानी मिट्टी में की एक प्रोफाइल बनाई गई है। तो जो हमारी मिट्टी है वह अनेक परतों की बनी है। ये जानने के लिए कि परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं, एक हम क्रियाकलाप करेंगे। जैसे थोड़ी सी मिट्टी लेना है, ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर चूर बना लेना है। अब 3/4 जल से भरा एक कांच गिलास लेना है, इसमें मुट्ठी, ठीक है, मुट्ठी करके हर मृदा भर देना है और इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाना है।
जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही हमें रख देना है, ठीक है, यानी हम इसको कुछ देर ऐसे रख देंगे ऐसे। उसके कुछ समय बाद गिलास के पानी को हमें फिर से देखना है। तो जैसे ही हम अब गिलास के पानी को देखते हैं बच्चों, तो हमें उसमें से ह्यूमस, फिर जल, फिर मृतिका, फिर बालू, फिर बजरी नज़र आती है। तो ये ह्यूमस प्रोफाइल है, ठीक है, मृदा की परतें। क्या आपको कांच में गिलास में विभिन्न अमाप वाले के यानी साइज के कणों की परतें दिखाई देती हैं, और इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाना है। क्या जल में कुछ मृत और सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतुओं से दिखाई दिए? बिल्कुल दिखाई देंगे। और ये जो मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ हैं, ये ह्यूमस कहलाते हैं, जिससे मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, जिससे खेती करने में बहुत ही मदद मिलती है। इससे जो फसल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। आप शायद जानते हैं कि जो हवा है, जल है और जलवायु की क्रिया है, ये मिट्टी यानी चट्टानों के टूटने से बनी है। यानी मृदा का जो निर्माण है वो कैसे हुआ? चट्टानों के टूटने से। और किस कंडीशन पे? पवन चलने से, जल और जलवायु की क्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन आने के बाद, ठीक है। ये प्रक्रम अपक्षय कहलाता है, यानी जब मृदा का बनना अपक्षय की क्रिया कहलाता है। किसी भी मृदा की जो प्रकृति है उन शैलों पर निर्भर करती है, शैल यानी कि चट्टानों पर, जिससे उनका निर्माण हुआ, और ये उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी डिपेंड करती है जो उसमें उगते हैं, ठीक है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट को हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं। और मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट मृदा कहलाती है। जो प्रत्येक परत है स्पर्श यानी उसकी जो गठन है, उसकी जो बनावट है, उसकी जो रंग है, उसकी गहराई, उसकी रासायनिक संगठन रचना जो है, उसमें अनेक भिन्नताएं होती है। इसे ही हम सस्तर स्थितियां कहते हैं। और देख रहे हैं आप यहाँ पर चित्र में, पहली ए सस्तर स्थिति, दूसरी बी सस्तर स्थिति, तीसरी सी सस्तर स्थिति, चौथी आधार शैल स्थिति। ये मृदा परिच्छेदिका है। हम सामान्यतः मृदा के सबसे ऊपरी परत को देखते हैं और उसके नीचे वाली परत को हम नहीं देखते। यदि हम हाल में ही खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परत भी दिखाई देगी। ऐसी कंडीशन में हम उस स्थान की मृदा परिच्छेदिका का एक परीक्षण कर सकते हैं, यानी उसका ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। यानी जो मृदा परिच्छेदिका है हमें कब और किस कंडीशन में प्राप्त हो सकती है? कहीं पर कोई खुदाई हो रही हो, जैसे कि तालाब की खुदाई, कुएं की खुदाई, है ना, उस समय हमें ये दिख सकती है। या किसी इमारत किसी का घर बन रहा हो, इमारत नींव डाल रहे हो, उस समय भी हम इसे देख सकते हैं। बच्चों, इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? इसे हम कहाँ पर भी और देख सकते हैं मृदा परिच्छेदिका को? पहाड़ों पर, सड़क के किनारे और नदियों के खड़े किनारों पर भी हम इसे देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाली सस्तर सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि ये जो है, ये जो गहरी होती है, ये ह्यूमस और खनिजों से भरपूर होती है, ठीक है, खनिजों से भरपूर होती है। ह्यूमस जो है मृदा को उर्वर बनाती है, यानी इसमें जो फसल है वो बहुत ही अच्छी पोषक तत्व वाली होती है, ठीक, और पादपों को पोषण प्रदान करने का भी काम करती है। ये परत सामान्यतः मृदु, संरद्र और अधिक जल धारण करने वाली होती है, यानी बहुत ही कोमल होती है। साथ ही साथ इसमें छेद भी होते हैं और इसमें जो है बहुत अधिक जल को धारण करने की क्षमता होती है, ठीक है, इसलिए ये ह्यूमस वाली होती है। इसे हम शीर्ष मृदा अथवा असंस्तर स्थिति वाली मृदा भी कह सकते हैं, ठीक है। जो शीर्ष मृदा है उसमें कृमि पाए जाते हैं, कृमि मतलब कीड़े मकोड़े, कृंतकों पाए जाते हैं, यानी कि जो हम जिसे चूहा कहते हैं, छछूंदर पाए जाते हैं, और भृंगुओं जैसे अनेक जीव पाए जाते हैं जो इसके पहले स्तर पर होते हैं। छोटे पादपों की जड़ें भी इसी शीर्ष मृदा में ही मिलती हैं, ठीक है। शीर्ष मृदा से नीचे की जो परत वो होती है वो कम ह्यूमस वाली होती है, लेकिन खनिज वहाँ पाए जाते हैं।
और ये परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संघत यानी घनी होती है, इसीलिए इसे बीसा स्तर वाली अथवा मध्य परत भी कहते हैं। बच्चों, मृदा की जो अगली परत है वो है सीसा स्तर की परत, जो कि दरारों और विद्रोह युक्त सेलों की छोटे ढेलों की बनी होती है। ऐसी परत के नीचे आधार सेल पाए जाते हैं जो कि बहुत ही कठोर होते हैं। इसे फावड़े से भी खोदना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम मृदा के प्रकार पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेल हैं, सेल यानी चट्टानों के अपक्षय यानी टूटने से विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कण निर्मित हुए, अर्थात छोटे छोटे कण बने, और किसी मृदा में बालू, चिकनी मिट्टी का अनुपात भी उस मूल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने होते हैं। सेल कणों और ह्यूमस का जब मिश्रण होता है तो वो मृदा कहलाता है। जब सेल कण अर्थात चट्टानों के कण और ह्यूमस मिलते हैं तो मृदा कहलाते हैं। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल, केचुए जैसे जीव भी मृदा के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को सबसे पाए जाने वाले विभिन्न अमाप यानी कणों के अनुपात के आधार पर बांटा गया है बच्चों। इसमें से है, यदि मृदा में बड़े आकारों का अनुपात पाया जाता है तो उसे बलुई मृदा कहते हैं, और सूक्ष्म आकार का पाया जाना या अर्थात उसे हम मृणमय कहते हैं, और यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो उसे हम दुमटी मिट्टी कहते हैं। और यानी कह सकते हैं कि बलुई मिट्टी, दुमटी मिट्टी और मृणमय इसमें किया गया है। ठीक है, मृदा में कणों के अमाप और उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। तो मृदा के कणों में अमाप का उनके गुणों पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ते नहीं, परंतु इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं और ये जो स्थान है वायु से भरे रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवाहित होती है। जो बालू के कण हैं वो बीच के स्थानों में जल की निकासी तेजी से हो जाती है। जो बलुई मृदा हल सुवाहित तो शुष्क होती है, जिससे मृतिका यानी चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। यानी बलुई जो मिट्टी है उसमें रिक्त स्थान होता है और जो ह्यूमस वाली मिट्टी है उसमें रिक्त स्थान नहीं होता। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन ये भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी जो शीर्ष मृदा यानी दुमटी मिट्टी है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद यानी नदी नालों वाले निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का माप यानी साइज जो होती है बालू और चिकनी मिट्टी के मापों का बीच का होता है। दुमटी मृदा में ह्यूमस भी होता है। इस प्रकार की जो मृदाएं हैं उसमें जो पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। यानी ये जो मिट्टी है वो पादपों के लिए भी उपयुक्त होती है। क्रियाकलाप 9.3 की मृणमय, दुमटी, बलुई मृदा के नमूने एकत्र कीजिए। किसी नमूने से मुट्ठी भर मृदा लीजिए, इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनकों को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद करके जल डालिए और इसे गूंथिए। केवल इतना जल डालिए कि गोला बन जाए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए गूंथ रहे हैं, मिट्टी को गूंथ कर उसको गोला बना दिया, फिर रोटी जैसा बना दिया, फिर एक देखो सीधा बना दिया। अब ये हमें ध्यान देना है कि ये चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। मृदा के गोला बनाने प्रयास कीजिए। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल ले। इस बेलन से छल्ला बनाने के देखिए चित्र में दिखाया है ना, C, B, D और E में। ठीक है, इस पर छल्ला बनाया गया। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ किया जा सकता है या दोहराइए। कोई मृदा किस प्रकार की है इसका निर्माण इस आधार पर किया जा सकता है कि इससे मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। अब जो है मैं जानना चाहता हूँ कि मटका और सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा यानी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा? तो ह्यूमस वाली मिट्टी जिसमें बर्तन, खिलौने, मूर्तियाँ बनाने के लिए भी ये मिट्टी बहुत ही उपयोगी है। अब बच्चों हम मृदा के गुण पढ़ेंगे। मृदा के गुण में सबसे पहले है कि मृदा कुछ उपयोगों की सूची बना लीजिए आप, है ना। तो जैसे पहले है कि मृदा में जल अंतर श्रवण दर बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, यानी जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है जो अच्छी मृदा होती है। बूझो और पहेली ने 50 × 50 सेंटीमीटर हम आपके 2 वर्ग अंकित किए, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर, दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने 2 समान अमाप की बोतलों को पानी से भर लिया और
उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाला। अब उन्होंने देखा क्या कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर चला गया और अवशोषित नहीं हुआ, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी वहीं पर सोख लिया, अवशोषित हो गया। तो बूझों को आश्चर्य हुआ कि दोनों वर्गों में पानी के अवशोषण में अंतर क्यों आया, यह क्यों था। तो इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप देख सकते हैं कि इस क्रियाकलाप के कक्षा के सभी छात्र 3 समूह या दल बना सकते हैं। दलों के नाम ABCD, मतलब इसे ग्रुप में करवाना है, लेकिन आप तो अपने घर में हैं, तो अगर आपको खेती जहाँ पे हो आप कर सकते हैं। आपके वहाँ पे अगर मिट्टी हो तो आपको यह पता करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेज़ी से मृदा में नीचे चला जाता है। तो आपको एक खोखला बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी और ये निश्चित कर लीजिए कि प्रत्येक दल समान व्यास के होने चाहिए। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए हुए कुछ सुझावों पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यदि संभव हो तो एक माप के 3 छोटे टीन डिब्बे लीजिए, उसको तले से काट दीजिए और PVC पाइप लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो उसे 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े में काट लें अथवा इसका उपयोग करें। आप देख रहे हैं चित्र में कि अंतराह श्रवण दर को मापने की विधि है। ये जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित कर रहे हैं वहाँ पाइप का लगभग 2 सेंटीमीटर गहराई तक धंसा लीजिए। पाइप में धीमे धीमे 200 मिलीलीटर जल डालिए। 200 मिलीलीटर जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 मिलीलीटर खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर लें जब आपने जल डालना शुरू किया था। जब सारा जल भूमि तक अवशोषित हो जाए अर्थात अंतःस्रावित हो जाए तब आप पाइप को खाली हो जाएगा। तो पुनः समय नोट करिए और आप देखेंगे, ध्यान से देखिए कि पाइप डालते समय पानी ना छिलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 मिलीलीटर जल के मृदा में यानी मिट्टी में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतराह श्रवण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा किया जा सकता है। बच्चों, एक सूत्र है जो अंतःस्रावित यानी अंतराह श्रवण दर की यानी मिलीलीटर प्रति मिनट जल की मात्रा बटे अंतःस्रावण अवधि, उस दौरान आप कर सकते थे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी नमूने में 20 मिनट जल के अंतःस्रावण में 20 मिनट लगते हैं, तो उसका अंतःस्रावण दर क्या है? तो अंतःस्रावण दर है कि जल की मात्रा बटे अंतःस्रावण अवधि यानी मिनट, यानी 200 मिलीलीटर बटे 20 मिनट अर्थात 10 मिलीलीटर प्रति मिनट, ऐसा टाइम लगा। अपने दल के द्वारा है ना, तो क्या आप कहीं अपने दल के द्वारा मृदा के नमूनों में अंतःस्रावण दर की गणना कीजिए और निष्कर्ष की निकालिए। और दलों के मृदा के नमूनों के यानी जो आप ग्रुप बनाए हैं उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मृदा में नमी, क्या आप कभी ग्रीष्म काल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत या खुले मैदान में गुजरे हैं, यानी यहाँ गए हैं? तो गर्मी में आप खेत पे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर की वायु कम तीव्र हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है कि जैसे वो गर्म वैसे ही ऊपर उठ रही है, जैसे आग के उठती हैं, है ना। ऐसा क्यों हुआ? तो ये आप देख सकते हैं कि गर्मी की वजह से। ठीक है, तो इसमें क्रियाकलाप के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि एक क्वथन नली लीजिए जिसमें से 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए, कुछ समय तक लौ पर गर्म कीजिए। क्वथन नली का ध्यान से उसका परीक्षण कीजिए आप देखेंगे कि गर्म करने पर क्या होता है। तो मृदा लीजिए, गर्म कर क्वथन नली, जल की बूंदें। ठीक है, तो आप क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई दी? यदि हाँ तो किस स्थान पर, है ना। तो गर्म करिएगा आप तो मृदा में से जल वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा और क्वथन नली के ऊपरी भाग की ओर अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर जाकर जम जाएगा, संघनित हो जाएगा। वही चीज़ है कि गर्म दिनों में मृदा के इससे जल के वाष्पन के वजह से जो ऊपर उठती है और जल वाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन होता है, उस वजह से मृदा के ऊपर की वायु में हमें कम दीप्त प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद उसे क्वथन नली में से बाहर निकाल लीजिए और इसकी तुलना उस मृदा से करें जो गर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, और दोनों मृदा के बीच का अंतर नोट कीजिए।